चलो बच्चों, आज बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस की। जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर हम उसको एनालिसिस करने के लिए जाएं तो क्या क्या टूल्स हमारे पास में होते हैं। ठीक है, एनालिसिस हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपना जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, दूसरों से हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, इसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज हो सके। इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के लिए जो हमारे पास टूल्स हैं उनमें से जो मेन टूल्स या जिनको कहें इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, उसमें है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस। तो ये जो अपने एनालिसिस के टूल्स हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट टूल होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो आज की क्लास में हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है और ये कैसे बनता है इसको हम समझेंगे। अच्छा, अगर बात करूं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 12th बोर्ड के अंदर इस चैप्टर की वेटेज लगभग 4 नंबर की है, लगभग नहीं फिक्स ही है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो अगर आज की क्लास आप लोग अच्छे से देखते हो तो सीबीएसई एग्जाम्स में आपको निश्चित ही 4 नंबर कम से कम मिल जाएंगे। क्वेश्चन इतने कवर करेंगे क्लास के अंदर कि इसके अंदर हर तरह के क्वेश्चन, हर पैटर्न अपने आप ही आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले कंपैरेटिव, नाम से ही पता चल रहा है कंपैरेटिव, यानी कि जब भी हम कंपैरेटिव की बात करते हैं या किसी के साथ कंपैरिजन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट इससे निकल के आता है कि कम से कम 2। कंपैरिजन कभी भी 2 के बिना नहीं हो सकता। तो 2 का मतलब यहाँ पे 2 साल हो सकते हैं, खुद का खुद के साथ कंपैरिजन हो सकता है, और या फिर इंडस्ट्री में जो हमारी सिमिलर फर्म है, कंपटीटर है, उसके साथ कंपैरिजन हो सकता है। तो अभी जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम खुद का खुद के साथ ही कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स लास्ट ईयर को करंट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे या फिर 3-4 साल को एक साथ कंपेयर हम लोग कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा एक तो हमारे बिजनेस का ट्रेंड क्या है, हमारे जो एक्सपेंसेस, सेल्स, जो बहुत तरह के आइटम्स हैं उनमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, तो ये ट्रेंड हमें पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट के अंदर भी 2 स्टेटमेंट बनते हैं। एक आपका बैलेंस शीट कंपैरेटिव बनती है और एक इनकम स्टेटमेंट यानी P&L का कंपैरेटिव बनता है। तो पहले हम समझते हैं बैलेंस शीट का कंपैरेटिव बनाना और उसके बाद हम समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले अपने को बैलेंस शीट का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बैलेंस शीट बनाना आता है। जो अपना फॉर्मेट है, हेडिंग, सब हेडिंग सब आपको पता है, उसी के अकॉर्डिंग कंपैरेटिव बनाना है आपको। और P&L का भी आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग P&L बनाएंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक क्वेश्चन कंपैरेटिव बैलेंस शीट के लिए। ओके, चलिए क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अंदर डाटा आपको सीधा दिया हुआ है बिना हेडिंग सब हेडिंग के। तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा हेडिंग एंड सब हेडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो हो सकता है कि हेडिंग सब हेडिंग अरेंज करके ही आपको बैलेंस शीट दी हुई हो, और हो सकता है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सके। तो अपने को अरेंज करना पता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, दीज आर द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड। ट्रेड पेबल्स है, करंट लाइबिलिटी में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ठीक है, तो सारी जो भी आइटम्स अपने को दे रखे हैं उनको हेडिंग सब हेडिंग वाइज अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ कॉपी पेस्ट वाला काम ही कर लेते हैं, यानी कि जो डाटा गिवन है वो डाटा तो आपको एग्जैक्टली लिखना ही है। आपको 2019 एंड 2018 ईयर एंडिंग 18-19 का डाटा दे रखा है, इसको हम लोग कर लेते हैं अरेंज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो है वो एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है। मतलब इसका फॉर्मेट
एग्जैक्टली वही है जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। फर्स्ट कॉलम आपका रहेगा पर्टिकुलर्स का। उसके बाद एक कॉलम हम रखते हैं नोट नंबर, और फिर इसके अंदर डाटा हम लोग लेंगे सीक्वेंस में 31 मार्च 2018 का पहले लेंगे, 31 मार्च 2019 का बाद में लेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर डाटा आपको चाहे कैसे भी दिया हुआ है, हम लोग हमेशा प्रीवियस ईयर का पहले लेते हैं, करंट ईयर का डाटा बाद में लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे दो कॉलम एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है, ये कॉलम ही है एक्चुअल के अंदर कंपैरेटिव। ये तो आपको गिवन होंगे, ये सारे हेडिंग सब हेडिंग आपको गिवन होंगे। क्लियर है? तो अपने को जो काम करना है वो इन दोनों कॉलम में। सर इन दोनों कॉलम में क्या काम करेंगे? इसमें आपका एक कॉलम तो होगा एब्सोल्यूट चेंज, यानी चेंज इन अमाउंट इन रुपीज, और यहां पे होगा परसेंटेज चेंज। तो बस कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब ये दो कॉलम। ये कॉलम तो आपने ऑलरेडी पता है, ये तो सब कुछ हम लोग बैलेंस शीट में समझ के आए हैं। ठीक है, तो स्पेशली आपको क्या काम करना है, बस ये दो कॉलम बनाने हैं, एब्सोल्यूट चेंज यानी एक्चुअल अमाउंट में क्या चेंज हुआ, और परसेंटेज चेंज क्या हुआ। तो ये दोनों कॉलम एक बार छोड़ दो, पहले ये सारे कॉलम्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना बैलेंस शीट का पार्ट 1 क्या होता है? इक्विटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, इसके अंदर एक चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको पूरे 4 में से 4 मार्क्स तब भी मिलेंगे जब आपने एकदम परफेक्टली प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के अंदर शॉर्टकट्स वगैरह का जितना कम यूज करेंगे या यूज ना करें तो सबसे बेहतर रहेगा। अगर आपको शॉर्टकट्स का यूज करने की हैबिट है तो इस चैप्टर के अंदर तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट का यूज करना आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। कहाँ एग्जामिनर नंबर काट ले शॉर्टकट यूज करने का आपको नहीं पता। शेयर होल्डर फंड्स आता है, उसके बाद सेकंड हेडिंग आपकी होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आपको टेस्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आपकी सीधी सेकंड हेडिंग है नॉन करंट लाइबिलिटीज। यहां पे एक दो आइटम हो सकते हैं, और उसके बाद अगली हेडिंग है आपकी करंट लाइबिलिटीज, और उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे टोटल। एक साइड आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपकी सेकंड हेडिंग स्टार्ट होती है यहाँ से, सेकंड साइड, जिसको हम बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स के अंदर आपकी दो ही हेडिंग होती है। कौन कौन सी? पहली होती है नॉन करंट एसेट्स, एंड इसके अंदर 3-4 पॉइंट हो सकते हैं, और उसके बाद सेकंड आपका होता है करंट एसेट्स, एंड देन टोटल। तो चलिए ये बैलेंस शीट तो बन गई। इसके अंदर अब देखो क्या क्या आइटम्स हैं। शेयर होल्डर फंड्स में हमारे पास में शेयर कैपिटल है, एंड देन वी ऑल्सो हैव रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट एसेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, सॉरी नॉन नॉन करंट लाइबिलिटीज में, एंड करंट लाइबिलिटीज के अंदर अपने पास में ट्रेड पेबल्स है। फिर नॉन करंट एसेट्स के अंदर अपने पास में फिक्स्ड एसेट्स हैं, और फिक्स्ड एसेट्स में भी दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल एंड देन इनटेंजिबल। ठीक है, और करंट एसेट्स के अंदर सीधा करंट एसेट्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, किसी एसेट का नाम नहीं दे रखा, और नोट नंबर तो पूरा खाली रहेगा। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया है, और अब जो डाटा अपने को दिया हुआ है उसको फटाफट से कॉपी पेस्ट करते हैं हम लोग। लेकिन ये ध्यान रखना 2018 का पहले लिया हमने, 2019 बाद में लिया है। तो फटाफट से जो जो डाटा गिवन है वो फटाफट से हम लोग नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, चलिए शेयर कैपिटल है 10 लाख एंड 10 लाख।
चलो जी चलो, तो ये देखो डाटा आपने नोट कर लिया है और इस एक इन्वेस्टमेंट भी था वो भी हमने नोट कर दिया है, ठीक है। और एक काम और किया हमने, प्लांट एंड मशीनरी और जो लैंड एंड बिल्डिंग दोनों दिया हुआ था वो दोनों आपका फिक्स एसेट्स के अंदर आता है। तो फिक्स एसेट्स के अंदर उन दोनों को मैंने टोटल करके लिख दिया है, ठीक है, प्लांट एंड मशीन और फिक्स एसेट। तो इनको आप नोट नंबर 1 कर सकते हो। नोट नंबर 1 में दिखा सकते हो कि फिक्स एसेट का 20 लाख और 22 लाख 30,000 कैसे आया, क्योंकि मैन बैलेंस शीट के अंदर जो फिक्स एसेट्स होती है उनको अलग अलग नहीं दिखाया जाता है, सब टोटल एक साथ दिखाया जाता है। अब क्या क्या एसेट्स है वो नोट में पता चलता है। टेंजिबल के अंदर गुडविल था, वो गुडविल हमने, इनटेंजिबल में गुडविल था हमने ले लिया, ठीक है। तो ये अपनी एसेट्स सारी कंप्लीट हो गई। अब देखो, अब करना है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन पता है, दो लोगों का कंपैरिजन होता है, दो डाटा का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि 2018 में था 10 लाख का शेयर कैपिटल और अब हो गया फिर से 10 लाख। तो यहाँ तो हो जाएगा नो चेंज, ठीक है, जहां भी नो चेंज है डैश करेंगे। चलो यहां समझ आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस 6 लाख का था और वहां से आपका रिजर्व एंड सरप्लस हो गया है 12 लाख। तो बताओ ये क्या हुई, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? ये तो 18 में 6 लाख और अब हो गया 12 लाख, तो देर इज ए इंक्रीज ऑफ 6 लाख। तो लिखेंगे 6 लाख इंक्रीज, ठीक है। कुछ इंक्रीज डिक्रीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल लिखेंगे और डिक्रीज हो रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। यहां देखिए 5 लाख का हो गया 4 लाख, तो यानी कि सर 1 लाख हो गया माइनस डिक्रीज, तो लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। और उसके बाद 9 का 1270, दैट मीन्स हो गया 3,70,000 इंक्रीज। और ये बैलेंस शीट की टोटल का इंक्रीमेंट है आपका 8,70,000। सर ये तो बड़ा आसान है। यस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बहुत आसान है और 4 नंबर यूं समझो कि एकदम जो है फ्री के तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेहनत तो करना पड़ेगा। ये जो काम करना है, ये बनाना है, इतनी कैलकुलेशन करना है, बस इसी के नंबर है। ज्यादा इसके अंदर कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा सर, यहां क्या करेंगे, यहां लिखेंगे परसेंटेज। तो यहां तो कोई इंक्रीज डिक्रीज था नहीं तो परसेंटेज नहीं। उसके बाद देखो यहां 6 लाख जो बढ़ा उसका परसेंटेज चेंज निकालना है। और परसेंटेज हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं तो चेंज कितना हुआ डिवाइडेड बाई चेंज होने से पहले, यानी कि बेस ईयर के अंदर क्या था वहां से चेंज होके कितना हो गया। तो चेंज होने से पहले कितना था, 6 लाख था, तो चेंज हुआ है 6 लाख से। तो यानी कि जब भी ये करना है तो ध्यान रखना चेंज कितना हुआ डिवाइड में क्या आएगा, बेस ईयर, बेस ईयर का अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अभी देखोगे 6 लाख था और 6 से 6 लाख और इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स देयर इज अ चेंज ऑफ 100%। ओके, और 100% कौन सा चेंज है, प्लस का चेंज है। उसके बाद यहां 1 लाख का चेंज हुआ है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई बेस ईयर यानी 5 लाख से 1 लाख हो गया। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज 20% चेंज एंड माइनस का चेंज है ये। उसके बाद 3,70,000 डिवाइडेड बाई 9 लाख, तो कितना चेंज हुआ। ओके, तो इसी तरह से ये सारे चेंज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और ये आपका कंप्लीट हुआ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्लियर है? चलिए अब हम लोग समझते हैं कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उसी क्वेश्चन के साथ हम लोग समझेंगे कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस विद द हेल्प ऑफ। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं डीके गोयल बुक से। डीके गोयल बुक का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गोपाल लिमिटेड। और देखो डाटा क्या गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है अपने को 2016-17, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 60% 5 लाख का, 8 लाख का 70% कैलकुलेट कर लेंगे। अदर एक्सपेंसेस हैं एंड देन रेट ऑफ टैक्स। ओके, तो बस सिर्फ इतना सा डाटा है, बट अपने को इसको जो फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का उसके अकॉर्डिंग ही कंपैरेटिव बनाना होता है। तो अभी इसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लिखेंगे
कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। ओके, और जो कॉलम्स है वो सेम रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दो कॉलम हम लोग लेंगे पहले डाटा के लिए और फिर 2 कॉलम चेंज के लिए। ये आपका सबसे पहले 31 मार्च 2016 प्रीवियस ईयर, फिर ये करंट ईयर, और फिर ये कॉलम आपको पता है एब्सोल्यूट चेंज, देन दिस इज परसेंटेज चेंज, और ये पर्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में P&L में हम लोग क्या लिखते हैं? फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन सेकंड पॉइंट होता है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ पे 2 एक्सपेंस गिवन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड देन अदर एक्सपेंसेस। ओके, ये यहाँ पे एक्सपेंसेस का टोटल हो जाएगा। देन अपने लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 1 - 2 करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। देन अपने करेंगे लेस टैक्स एट द रेट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट, और ये जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अब देखो डाटा अपने को गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं सबसे पहले 5 लाख एंड 8 लाख। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो 60% है, 5 लाख का 60% यानी कि हो गया 3 लाख, और 8 लाख का 70% यानी कि हो गया 5,60,000। ठीक है, और उसके बाद एक्सपेंसेस अपने को दे रखा है 20,000 एंड 24,000, टोटल एक्सपेंसेस 320, 584। तो इसी तरह से इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, तो ये देखो डाटा हमने नोट कर दिया है। अब हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं, और कंपेयर करेंगे सबसे पहले 5 लाख की सेल्स थी, फिर 8 लाख हो गई, दैट मीन्स 3 लाख का इंक्रीज हुई है, और ये आपके एक्सपेंसेस 2,60,000 इंक्रीज हो गया, ये एक्सपेंस आपका 4,000 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका 2,64,000 से इंक्रीज हो गया है, और ये आपका एक्सपेंस है 36,000। ओके, नाउ परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज में फिर से वही सबसे पहले चेंज कितना हुआ 3 लाख, और 3 लाख का चेंज कहाँ से हुआ है? 5 लाख के बेस पे हुआ है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई बेस ईयर मल्टीप्लाइड 100, तो ये आपका हो गया 60% चेंज। फिर 260 डिवाइडेड बाई 3 लाख 86.66%। देन 4,000 का चेंज 20%, 20%, 20%, 20%। ठीक है, जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 9th क्वेश्चन फ्रॉम डीके गोयल बुक। देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी कंपैरेटिव P&L बनाना है अपने को, और डाटा थोड़ा सा अलग तरह से दे रखा है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और 2018-17, तो इसको हम लोग कर लेंगे 17-18, और सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको इस बार अलग तरीके से दे रखा है, लिखा हुआ है 2% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और 175% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो चलिए पहले अपने एक्सपेंसेस लिख देते हैं, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में रॉ मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंस आएगा। जब इसको हम लोग लेस करेंगे तो अपने पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स एट द रेट 50%, तो आपके पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये स्टेटमेंट हो जाएगा कंप्लीट। चलिए अब डाटा अपने को गिवन है, सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अपने को दे रखा है 3 लाख 5 लाख। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के डाटा जो दिया हुआ है इसी से बाकी चीज़ें फाइंड आउट हो जाएगी। 3 लाख का 175%, तो ये हो जाएगा आपका 5,25,000 5 लाख, और 5 लाख का 200% दैट इज 10 लैक्स।
और फिर एक्सपेंस है 5% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यह है 5%। अदर एक्सपेंस कितना है 5% किसका, आरएफओ का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो इसका निकलेगा 5%, 26,250 एंड इसका हो जाएगा 50,000। देन टोटल एक्सपेंस हो गया 326,250 एंड 5,50,000। ठीक है, ये लेस करो तो ये आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लेस करो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चल, तो ये डाटा तो कंप्लीट हुआ। अब अपने को करना है कंपेयर, और कंपेयर करने के अंदर फिर से वही फंडा, ये कितना इंक्रीज हो गया देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 4,75,000 का, यहाँ पे जैसे इंक्रीज हो गया 2 लाख का, तो इसी तरह से आपको ये सारा जो इंक्रीज डिक्रीज है वो आपको लेना है, और फिर से वही परसेंटेज कैलकुलेशन करना है। और परसेंटेज यहाँ पे थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन बन रहा है, बट 2 डेसिमल तक हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, और उससे एक्यूरेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो चलो देखो, क्वेश्चन गिवन है अपने को, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और 9 लाख 6 लाख, अपने इसको लिखेंगे 6 लाख पहले एंड देन 9 लाख। उसके बाद गिवन है 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड 60%। तो ये सबसे पहले 60% इसका हो गया आपका 3,60,000, यहाँ हो गया 50% यानी कि 4,50,000। देन फिर अदर एक्सपेंसेस जो गिवन है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसका 20% और 15%। तो देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख, उसमें से अगर 360 जाएगा तो पीछे बचेगा 240, उसका 20%, 240 का 20%, दैट इज 48,000। और ये आपको बता देते हैं 48,000 कैसे आया। तो 6 लाख का आपका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से आपको लेस करना था पहले तो क्या, ये जो है आपका 3,60,000 का, तो ये आपका आएगा, उसको 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 48,000। यानी कि आपका टोटल एक्सपेंस जो हो गया वो हो गया है आपका 4,08,000। और अगर 4,08,000 यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि 1 - 2 करें तो 6 लाख में से अगर ये जाएगा तो बच गया आपका 192, 50% टैक्स लूँ तो 96, और प्रॉफिट ये बच गया 96,000। ठीक है, ऐसे ही ये हम कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका दोनों जो है ईयर का डाटा कंप्लीट है। अब इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करना तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 लाख का 3 लाख का इंक्रीज हुआ है, और फिर से 3 लाख डिवाइडेड बाई बेस ईयर 6 लाख, तो ये आपका हो रहा है 50% चेंज। ठीक है, ऐसा ही चेंज सब जगह कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ये आपका इंक्रीज हो रहा है 90,000, 90,000 डिवाइडेड बाई 360, 20% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सब जगह ये चेंज कंप्लीट करके ये चलिए। उसके बाद एक सीबीएसई एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को गिवन है 5 लाख 6 लाख। देन नेक्स्ट गिवन है अदर इनकम, तो अदर इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड हो जाती है, और अदर इनकम है 20%। तो 5 लाख का 20% आपको हो गया 6 लाख, एंड 6 लाख का 20% हो गया 1,20,000। टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 6 लाख एंड देन 7,20,000। और उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बोला है 30%। तो यहाँ पे अगर 30% की बात करें तो 6 लाख का 30% हो जाएगा 1,80,000, और यहाँ पे है 40%। और अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका हो जाएगा 180, लेस करो 6 लाख में से, तो ये आपका आ गया 4,20,000, और ये हो गया 4,32,000। 50% टैक्स 2,10,000, 2,16,000। ओके, तो ये कंप्लीट है डाटा, और अब कंपेयर करना है, और कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5 लाख का 6 लाख, 1 लाख,
परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, तो देखिए बहुत ही आसान था ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो 4 में से 4 नंबर आपको आराम से मिल सकते हैं। बस ज़रूरत है कुछ क्वेश्चंस आपको हाथ से प्रैक्टिस करने की, खुद से प्रैक्टिस करो, ताकि 2 फायदे होंगे। एक तो आपको हेडिंग सब हेडिंग जो है वो अगर कहीं भूल जाते हैं, कहीं दिक्कत हो जाती है तो वो क्लियर हो जाएगा, वो एकदम माइंड के अंदर रहेगा आपके उसके बाद। और दूसरा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें एकदम बेटर प्रेजेंट करने में आसानी रहेगी एग्जाम के अंदर। चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।